गुड इवनिंग आल फ्रेंड्स। मैं अर्चना आप सभी का जैज अकेडमी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड कैनल्स यानी विश्व की जो प्रमुख नदियां हैं, नहरें हैं, उनके बारे में आज की हमारी विशेष क्लास रहने वाली है। तो सभी लोग पहले तो क्लास को शेयर कर दें ताकि जो भी आपके फ्रेंड लोग हैं जल्दी से क्लास को अटेंड कर पाएं और क्लास को अच्छे से ले पाएं। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारा? विश्व की प्रमुख नहरें, यानी जो विश्व में नहरें हैं हम लोग आज उनको पढ़ने वाले हैं। देखेंगे कौन सी नहर किस महाद्वीप में है, किस देश में है और किसको जोड़ती है, किन मार्गों को अलग करती है। आदि बिंदु हमारे इस क्लास में रहने वाले हैं। तो देखिए, जो हमारी क्लास है आज की, इससे हर एग्जाम में इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। यानी कोई भी एग्जाम हो, इस क्लास से आपके क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। अब देखिए, क्लास में सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि नहरें किसे कहते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक है विश्व की प्रमुख नहरें। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि नहरें किसे कहते हैं। बेसिक से समझते हुए चलेंगे और टॉप तक इस क्लास में पहुंचेंगे, सारी नहरें कवर करेंगे जो विश्व में हैं। तो चलिए क्लास को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नहरें जानेंगे। तो देखिए, नहरों में क्या है, नहरें किसे कहते हैं? मानव द्वारा निर्मित एक ऐसा जलमार्ग, ध्यान से समझिएगा कि नहरें किसे कहते हैं। तो मानव द्वारा निर्मित एक ऐसा जलमार्ग, यानी मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है कोई ऐसा जलमार्ग जिसके द्वारा कृषि में सिंचाई का साधन बनता है। यानी सिंचाई की, यानी कृषि के लिए जो सिंचाई में पानी उपयोग किया जाता है उसके लिए ये विशेष रहता है। क्या हमारी डेफिनेशन रहेगी? मानव द्वारा निर्मित एक ऐसा जलमार्ग जिसका उपयोग मुख्य रूप से कृषि के पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। क्या हमारी डेफिनेशन बनी कि मानव द्वारा निर्मित एक ऐसा जलमार्ग है नहरें जिनका उपयोग मुख्य रूप से खेती के पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सहायता मिलती है। तो उसे क्या कहते हैं? नहरें कहते हैं। जैसे मान लीजिए, किसान को किसकी जरूरत है? जल की जरूरत है अपनी कृषि के लिए। तो कोई ऐसा साधन बनाइए जिससे इन किसानों को पानी मिल सके। तो किसी माध्यम से यहाँ पर जल लाया गया, यानी जब जल की व्यवस्था की गई तो ये साधन क्या कहलाए? ये नहरें कहलाए। ठीक है, सबसे मुख्य हमारा पॉइंट यही रहेगा कि नहरें किसे कहते हैं। तो मानव द्वारा निर्मित एक ऐसा जलमार्ग है नहरें जिनका उपयोग मुख्य रूप से खेती के लिए पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? नहरें कहते हैं। नोट करना चाहो तो आप लोग इसे नोट भी कर लो, क्योंकि जब हम लोग टॉपिक ही पढ़ रहे हैं वर्ल्ड कैनल्स यानी विश्व की प्रमुख नहरें, तो हमें पता होना चाहिए कि नहरें किसे कहते हैं। नहरें किसे कहते हैं? तो देखिए, नहरें किसे कहते हैं इसमें हम नोट करेंगे, मानव द्वारा निर्मित एक ऐसा जलमार्ग। क्या नोट करेंगे? मानव द्वारा निर्मित, मानव द्वारा निर्मित एक ऐसा जलमार्ग, एक ऐसा जलमार्ग जिसका उपयोग, एक ऐसा जलमार्ग जिसका उपयोग कृषि में पानी के लिए, पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक, दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे नहरें कहते हैं।
तो नहरों की डेफिनेशन बन गई हमारी क्या कि मानव द्वारा निर्मित एक ऐसा जलमार्ग जिसका उपयोग कृषि में पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? नहरें कहते हैं। मानव द्वारा निर्मित यानी जो नहरें होती हैं इनकी खुदाई किनके द्वारा होती है? मानव द्वारा निर्मित की जाती है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। अब देखिए इसमें अगला हमारा पॉइंट क्या बनेगा? नहरें इसमें दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। पहली तो हो गई मानव द्वारा निर्मित, दूसरी होती है वैश्विक नहरें। कैसी होती हैं? वैश्विक नहरें। तो देखिए जो वैश्विक स्तर पर जिन नहरों का निर्माण किया जाता है उनका प्रयोग किसमें किया जाता है? परिवहन में किया जाता है। जो वैश्विक स्तर पर नहरें होती हैं उनका प्रयोग किसमें किया जाता है? परिवहन में किया जाता है। ये पॉइंट भी आप लोग नोट कीजिए क्या कि वैश्विक स्तर पर जिन नहरों का निर्माण किया जाता है, जिन नहरों का निर्माण किया जाता है, उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उनका मुख्य उद्देश्य होता है परिवहन। क्या होता है? परिवहन। उनका मुख्य उद्देश्य परिवहन होता है। अब देखिए जो मानव द्वारा निर्मित होती है उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कृषि में जो जल की आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति करना होता है। लेकिन जो वैश्विक स्तर पर नहरों का निर्माण किया जाता है उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उनका उद्देश्य होता है परिवहन। अब देखिए इसमें हमारा पॉइंट एक क्या आया? वैश्विक स्तर। इसको आप अच्छे से समझिएगा। ये वैश्विक स्तर क्या होता है? यानी विश्व स्तर पर। वैश्विक स्तर का मतलब क्या होता है? विश्व स्तर पर, यानी इन नहरों का निर्माण विश्व स्तर पर परिवहन के यातायात के लिए किया जाता है। यानी जो पूरा विश्व है इन नहरों के परिवहन में, यानी कहीं से भी आ सकता है और कोई भी यहाँ से जा सकता है। यानी पूरे विश्व में जो ये वैश्विक नहरें होती हैं इनमें यातायात के साधन अपनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ आपका। अब देखिए अब हम लोग एक एक नहर को लेते हुए चलेंगे और सारे पॉइंट उस नहर के बारे में क्लियर करेंगे कि कौन सी नहर किस देश में है और किस महाद्वीप में है और किस किस को जोड़ती है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें सबसे पहली हमारी नहर है सू नहर। कौन सी नहर है? सू नहर। जो हमारी इसमें इंपॉर्टेंट नहरें हैं वही हमने ली हैं। तो सबसे पहली नहर कौन सी है? सू नहर। तो देखिए जो ये नहर है ये किस देश में है? सबसे पहले तो आप लोग ये रिप्लाई दीजिए जल्दी से कि सू नहर किस देश में है? सू नहर किस देश में है? तो ये किस देश में है? यूएसए यानी अमेरिका देश में है। कौन सी नहर? सू नहर। देश नोट कीजिएगा, किस देश में है? अमेरिका देश में है। अमेरिका देश में है। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जाए कि सू नहर किन देश में है, किस देश में है, आपको ऑप्शन दे दिए जाए। ऑप्शन दे दिया जाए चीन, जापान, रूस, अमेरिका, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। सू नहर अमेरिका देश में है। अब इसमें देखिए अगला पॉइंट क्या इससे इंपॉर्टेंट बनेगा। यह नहर सुपीरियर झील किसको? यह नहर सुपीरियर झील को ह्यूमस झील से जोड़ती है। यानी जो अमेरिका है इसमें दो महत्वपूर्ण झीलें हैं। कौन कौन सी हैं? सुपीरियर झील है, दूसरी है यूरस झील। तो दो झीलें हैं, इनको आपस में कौन सी नहर जोड़ती है? तो सू नहर जोड़ती है। नोट कीजिएगा ये पॉइंट क्या बनेगा।
यह नहर सुपीरियर झील, यह नहर सुपीरियर झील, सुपीरियर झील और ह्यूरस झील को, ह्यूरस झील को आपस में जोड़ती है। कौन सी नहर? सू नहर जोड़ती है। तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाता है जिस प्रकार हमने आपको ये पॉइंट नोट करवाया है। क्वेश्चन किस प्रकार बनेगा हमारा कि सू नहर किन दो झीलों को आपस में जोड़ती है? तो कौन सी झीलें हैं? सुपीरियर झील है, दूसरी कौन सी झील है? ह्यूरस झील है। ठीक है, दोनों झीलें आप लोगों को मिल गई। कौन कौन सी? सुपीरियर झील और ह्यूरस झील। इन दो झीलों को आपस में कौन सी नहर जोड़ती है? सू नहर जोड़ती है। अब अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी इसे कह सकते हैं। एक झील है, कौन सी झील है? सुपीरियर झील। कौन सी झील है? सुपीरियर झील। तो देखिए क्वेश्चन अगर इस प्रकार पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? क्वेश्चन क्या बना हमारा कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? सुपीरियर झील, जो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील किस देश में स्थित है? तो देश हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि जो ये नहर है किस देश में है? अमेरिका देश में है। जब इन दो झीलों को जोड़ती है तो सामान्य साधारण बात हमारी सिंपल सी हो जाएगी कि जब ये दोनों झीलों को आपस में जोड़ती है सू नहर, तो ये झील भी कहाँ होगी? अमेरिका देश में होगी। तो क्वेश्चन हमारा दोनों तरह से कंप्लीट हुआ क्या कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो भी आप सुपीरियर लगाओगे। अगर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील किस देश में है? तो देश क्या हो जाएगा? अमेरिका। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आया। तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। ये पॉइंट आप लोग अच्छे से नोट कीजिएगा सुपीरियर झील के बारे में कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। तो इसमें हमारे पॉइंट क्लियर हो गए। इसमें सारे पॉइंट हम लोगों ने देख लिए कि सू नहर किन किन को जोड़ती है। तो सुपीरियर झील और ह्यूरस झील को आपस में जोड़ती है। और जो सुपीरियर झील है ये विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। सू नहर किस देश में है? तो अमेरिका देश में है। इतने इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे, वो सारे फैक्ट आप लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसमें अगली नहर आएगी, कौन सी? इरी नहर। दूसरी नहर कौन सी है? इरी नहर। तो देखिए जो इरी नहर है ये किस देश में है? तो ये भी अमेरिका देश में है, यानी यूएस में ही इरी नहर है। कौन सा देश है? अमेरिका। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बनेंगे? इसमें हमारे बन जाएंगे कि यह नहर, जो इरी नहर है, ये नहर इरी झील को मिशिगन झील से जोड़ती है। देखिए यहाँ पर नहर का भी नाम दिया गया है इरी नहर, और एक इरी झील भी है। तो दोनों पॉइंट हमारे क्लियर हुए यहाँ से कि इरी नहर किस देश में है? तो अमेरिका देश में है। अगर इरी झील की बात की जाए किस देश में है? तो वो भी अमेरिका देश में है। तो इसमें आप नोट कीजिएगा क्या कि यह नहर इरी झील को, यह नहर इरी झील को, इरी झील को मिशिगन झील से जोड़ती है।
कौन सी नहर है? इरी नहर है। और झीलें दो कौन सी हैं जिनको आपस में जोड़ती है? तो पहली झील है हमारी इरी झील, दूसरी है मिशिगन झील। ठीक है, जैसे मान के चलिए ये हो गई इरी झील और ये हो गई मिशिगन झील। क्या हो गई? ये इरी और ये मिशिगन। अगर इनके बीच से नहर निकलेगी कौन सी? इरी नहर। तो देखिए इन दोनों को आपस में जोड़ती है, यानी अगर ये नहर यहाँ से ना निकलती तो ये स्थान बीच में छूट जाता, लेकिन जब यहाँ से नदी ने अपना रास्ता बनाया तो ये दोनों भी जो झीलें हैं वो आपस में जुड़ गई। तो इन दोनों झीलों को आपस में कौन सी नदी जोड़ती है? इरी नदी यानी इरी नहर जोड़ती है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब देखिए इसमें हमारा अगला आएगी यानी अगली नहर आएगी कौन सी? पनामा नहर। कौन सी नहर है? पनामा। इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। जो हमारी नहर है ये अमेरिका देश में है। अब देखिए आपको याद रखने में भी आसानी होगी। इरी नहर है और किस किस को जोड़ती है? इरी झील को और मिशिगन झील को आपस में जोड़ती है। और ये किस देश में है? अमेरिका देश में। अब देखिए इसमें हमारी अगली नहर आएगी पनामा नहर, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कौन सी नहर है? पनामा नहर। कौन सी नहर है? पनामा नहर। तो देखिए जो ये पनामा नहर है ये किस देश में है? तो ये पनामा देश में ही है। किस देश में है? पनामा देश में। पनामा देश में। ये एक देश का नाम है, ठीक है, वरना आप कोई भी प्लेस समझ बैठो, ये एक देश का नाम है। देश का नाम क्या है? पनामा। इसकी राजधानी क्या है पनामा की? आप सभी को कैपिटल भी याद होनी चाहिए और देश और मुद्राएं और उनकी कैपिटल भी याद होनी चाहिए। तो जो पनामा देश है इसकी कैपिटल क्या है यानी इसकी राजधानी क्या है? पनामा सिटी। क्या है? पनामा सिटी इसकी राजधानी है। ठीक है, ये पॉइंट हमारा क्लियर हुआ कि जो पनामा नहर है किस देश में है? पनामा देश में है। ये देश का नाम है पनामा। और जो पनामा देश है इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी हो जाएगी पनामा सिटी। सिर्फ आपको आगे शहर यानी सिटी लगाना है, जो हमारा देश है वही उसकी कैपिटल हो जाएगी। अब देखिए जो पनामा नहर है इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या रहेंगे कि कैरेबियन सागर और प्रशांत सागर इसके मध्य में है। किसके मध्य है? कैरेबियन सागर और प्रशांत सागर। इन दो सागरों के बीच में कौन सी नहर है? पनामा नहर। पॉइंट नोट कीजिए, क्या? कैरेबियन सागर। ये नहर कहाँ है? तो कैरेबियन सागर कैरेबियन सागर और कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य पनामा नहर है। के मध्य पनामा नहर है। तो ये पॉइंट नोट किया आप लोगों ने कि कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के मध्य कौन सी नहर है? तो पनामा नहर है। क्वेश्चन इसी प्रकार पूछा जाएगा कि पनामा नहर किन दो सागरों के मध्य स्थित है? तो कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर, इन दो सागरों के मध्य पनामा नहर स्थित है। अब देखिए इसमें अगला पॉइंट हम लोग क्या बनाएंगे? पनामा नहर वर्ष 1914 में इसका निर्माण किया गया था। जो पनामा नहर है इसका निर्माण कब किया गया था? तो 1914 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था यानी प्रारंभ की गई थी। अमेरिका, पहले तो देखिए जो ये नहर थी पनामा नहर, पहले इस पर अमेरिका का अधिकार था। पनामा नहर पर किसका अधिकार था? अमेरिका का अधिकार था। लेकिन 2000 के बाद, कब? 2000 के बाद इस पर पनामा देश का अधिकार हो गया। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कीजिएगा कि इस नहर का निर्माण
इस नहर का निर्माण कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी में इस नहर का निर्माण हुआ था। लेकिन जब निर्माण हुआ था और निर्माण के बाद 2000 तक यानी 2000 ईस्वी तक इस पर किसका अधिकार रहा? तो अमेरिका देश का अधिकार रहा। लेकिन 2000 के बाद इस पर किसका अधिकार हो गया? तो पनामा देश का अधिकार हो गया। किस देश का? पनामा देश का। तो नोट कीजिएगा, इसमें क्या पॉइंट नोट करोगे आप लोग कि इस नहर का निर्माण 1914 ईस्वी में हुआ, लेकिन कुछ समय तक इसमें इस तरह से नहीं, आप इस तरह से नोट कीजिए क्या कि 2000 के बाद, लेकिन 2000 ईस्वी, ठीक है, 2000 ईस्वी के बाद इस नहर पर पनामा देश का अधिकार हो गया। पनामा देश का अधिकार हो गया। देखिए 1914 से लेकर 2000 ईस्वी तक इस नहर पर किसका अधिकार रहा? तो अमेरिका देश का अधिकार रहा, यानी ये नहर थी अमेरिका देश के अंडर में रही। लेकिन 2000 ईस्वी के बाद इस नहर पर पनामा देश ने अपना आधिपत्य कर लिया, यानी इसको अपने कब्जे में ले लिया। तो ये देखिए जो पनामा नहर है किस देश में है? ये पनामा देश में है। और इसकी राजधानी क्या है पनामा की? तो पनामा सिटी इसकी राजधानी हो जाएगी। जो पनामा नहर है ये किन दो सागरों के मध्य में है? तो दो सागर कौन कौन से हैं? कैरेबियन सागर और दूसरा है प्रशांत महासागर। इन दोनों सागरों के मध्य कौन सी नहर है? पनामा नहर है। इसका निर्माण कब हुआ था इस नहर का? तो 1914 ईस्वी में इस नहर का निर्माण हुआ था और 2000 ईस्वी के बाद इस पर पनामा देश का अधिकार हो गया, यानी 1914 से लेकर 2000 ईस्वी तक अमेरिका के अंडर में ये नहर रही। ठीक है, अब इसमें अगली हम लोग नहर पढ़ेंगे। लेकिन जो देखिए जो ये पनामा नहर है ये किस प्रकार की नहर है? तो ये लोक प्रणाली व्यवस्था थी इस नहर में। इस नहर में किस प्रकार की व्यवस्था थी? इस नहर में लोक प्रणाली की व्यवस्था थी। अब देखिए थोड़ी डायग्राम से इस नहर को समझ लीजिए, क्योंकि ये नहर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस प्रकार आता है कि किस नहर में लोक प्रणाली व्यवस्था थी? तो कौन सी नहर है? पनामा नहर है जिसमें लोक प्रणाली व्यवस्था थी। अब देखिए लोक प्रणाली व्यवस्था किस प्रकार से होती है? तो मान के चलिए ये हमारी नहर है, ये नहर हो गई हमारी। अब इस नहर में दो तीन जगह यानी यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर तीन जगह क्या हुआ? यहाँ पर मजबूत गेट लगवाए गए। कहाँ पर? नहर में। तो देखिए यहाँ पर जब मजबूत गेट लगवाए गए, जब पानी का अभाव होता है, हमने आपको बताया कि जो वैश्विक स्तर पर नहरें बनाई गई हैं वो किसके लिए बनवाई गई थी? परिवहन के लिए बनवाई गई, यानी उसमें हमारे पानी वाले जो शिप हैं वो भी चलेंगे, जो हमारी बोट हैं वो भी इसमें चलेंगी वैश्विक स्तर पर, यानी विश्व के कोई भी देश उसमें आ जा सकता है, ये कोई बाउंडेशन नहीं है, वो वैश्विक स्तर पर परिवहन के लिए बनाई गई। अब देखिए इसमें जो परिवहन होगा, यहाँ पर मान लीजिए जल की थोड़ी कमी है, यानी इस नहर में पानी थोड़ा कम आ रहा है, तो क्या होगा? यहाँ पर लोक प्रणाली में ये व्यवस्था है कि ये गेट बंद कर दिया जाएगा, जिससे पानी आगे नहीं जाएगा। आगे ना जाने से यहाँ पर जब पानी का कमी थी वो वहाँ पर पूरी हो जाएगी। जब पानी यहाँ पर सही मात्रा में उपलब्ध हो जाएगा तो जो यहाँ पर परिवहन के साधन है, मान लीजिए हमें यहाँ पर बोट चलानी है, ठीक है, अगर पानी का अभाव होगा तो हमारी बोट वहाँ पर सही से नहीं चल पाएगी। तो पानी के अभाव के कारण यहाँ पर क्या लगाए गए? यहाँ पर 3 गेट लगाए गए हैं जगह जगह पर। तो इसे क्या बोला गया? लोक प्रणाली। इसे क्या बोला गया? लोक प्रणाली बोला गया। इसलिए ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट बना जाके क्या कि लोक प्रणाली व्यवस्था किस नहर में है? तो कौन सी नहर हो जाएगी?
पनामा नहर हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें हम लोग अगली नहर पढ़ेंगे, कौन सी? गोटा नहर। कौन सी नहर पढ़ेंगे? गोटा नहर। हेडिंग बनाइए सभी लोग, कौन सी नहर है? गोटा नहर। तो देखिए जो गोटा नहर है, सबसे पहले तो आप लोग ये कमेंट कीजिए कि ये नहर किस महाद्वीप में है। देश हम बताएंगे कि किस देश में है, आप लोगों को महाद्वीप रिप्लाई देना है कि किस महाद्वीप में गोटा नहर है। कौन सी नहर? गोटा नहर। और ये देश देखिए किस देश में है? देश हो जाएगा स्वीडन। देश कौन सा है? स्वीडन। अब और इजी हो गया, आप जल्दी से सभी लोग कमेंट कीजिए कि जो स्वीडन है ये किस महाद्वीप में है। तो देखिए क्वेश्चन कभी इस प्रकार पूछा जाए कि स्वीडन देश है ये किस महाद्वीप में है, तो ये यूरोप महाद्वीप में है। अगर दूसरा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार पूछा जाए कि गोटा नहर किस महाद्वीप में है, तो किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में। ठीक है, दोनों पॉइंट हमारे क्लियर हुए कि गोटा नहर किस देश में है, तो स्वीडन देश में है। अगर महाद्वीप की बात की जाए तो यूरोप महाद्वीप हो जाएगा। तो नोट कीजिएगा इसमें महाद्वीप कौन सा है? यूरोप। यूरोप महाद्वीप। अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या बनेगा? स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग। कौन कौन से दो देश हैं इसमें? स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग। इन दो देशों के मध्य में कौन सी नहर है? गोटा नहर। किनके बीच में है? स्टॉकहोम और कौन सा देश है इसमें हमारा? स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग। ये देशों के नाम है। ठीक है, गुटेनबर्ग ये देशों के नाम है। तो दो देश हो गए, कौन कौन से? स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग। इन देशों के मध्य में कौन सी नहर है? तो गोटा नहर है। ठीक है, इन दो देशों को आपस में कौन सी नहर जोड़ती है? गोटा नहर जोड़ती है। इसमें अगली हमारी नहर कौन सी हो जाएगी? कील नहर। अगली नहर हमारी कौन सी है? कील नहर। तो देखिए जो कील नहर है ये किस देश में है? तो ये जर्मनी देश में है। किस देश में है? जर्मनी देश में। और जर्मनी है ये देश किस महाद्वीप में है? तो ये भी एशिया महाद्वीप, सॉरी ये किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में। कौन सा महाद्वीप हो जाएगा? यूरोप महाद्वीप। स्वीडन किस महाद्वीप में है? तो वो भी यूरोप महाद्वीप में है। जर्मनी किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में है। हमारा भारत किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। ठीक है, अब इस प्रकार अगला हमारा पॉइंट इसमें देखिए क्या बनेगा? जो कील नहर है ये किस देश में? जर्मनी में है। महाद्वीप यूरोप महाद्वीप है। अब इसमें देखिए क्या होगा, किन किन को ये आपस में जोड़ती है नहर? तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। किसको जोड़ती है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को आपस में जोड़ती है। आपस में जोड़ती है। कौन सी नहर है? कील नहर। अब देखिए आप लोग याद किस प्रकार इसे रख पाओगे? तो याद करने के लिए एक इसमें ट्रिक बन जाएगी। क्या? नहर कौन सी है? कील नहर है। और इसमें ये पॉइंट हमारा क्या आया? कौन कौन से सागर हैं? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। आपको उत्तरी सागर याद रखना है। बाल्टिक सागर में क्या होगा? आपने जो बाल्टी आती थी प्राचीन काल में, यानी पहले थोड़े, आज के मॉडर्न टाइम से थोड़ा पहले जाके, तो जो बाल्टी होती थी यानी पानी भरने वाली बाल्टी, तो उसमें क्या लग के आता था? कील लग के आती थी। क्या आता था? कील। तो जो बाल्टी है उसमें कील लग के आती है, इसलिए आपको इससे क्या कंबाइंड करना है? बाल्टिक सागर।
किस नहर को जोड़ती है? बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर। इसके मध्य में कौन सी नहर है? तो कील नहर है। यानी कील नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ती है? तो बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर, इन दोनों को आपस में जोड़ती है कील नहर। ठीक है, इस प्रकार आपको कंबाइंड करके याद रखना है। देखिए, आपको याद रखना है, किसी प्रकार से भी उसे याद रख सकते हैं, यानी कोई सा भी फार्मूला अपने मन में बना लें और उसे याद कर लें। आपका मेन टारगेट क्या रहना है? आपको सिर्फ याद रखना है। आप जिस प्रकार याद रख पाओ उस तरह से याद रखिए। इसमें अगली नहर कौन सी है हमारी? मैनचेस्टर नहर। कौन सी है? मैनचेस्टर। अगली नहर कौन सी है? मैनचेस्टर नहर। मैनचेस्टर नहर। तो देखिए, जो मैनचेस्टर नहर है ये किस देश में है? तो ये ग्रेट ब्रिटेन में है। देश कौन सा हो जाएगा? ग्रेट ब्रिटेन देश में है मैनचेस्टर नहर। ग्रेट ब्रिटेन में। देश का नाम क्या है? ग्रेट ब्रिटेन में है। अगर क्वेश्चन इतना ही आपसे पूछा जाए, कितना, कि मैनचेस्टर नहर किस देश में है? तो ग्रेट ब्रिटेन में है। अगर इससे थोड़ा डीपली किया जाए कि अगर कोई ये पूछ दिया जाए कि किस महाद्वीप में है, तो महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? यूरोप महाद्वीप। कौन सा है? यूरोप महाद्वीप। तो यूरोप महाद्वीप है। इस महाद्वीप में ग्रेट ब्रिटेन में कौन सी नहर है? मैनचेस्टर नहर। ठीक है, अब देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनेंगे कि यह उत्तरी मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच में है। कहां पर है? यह उत्तरी मैनचेस्टर, यह उत्तरी मैनचेस्टर और उत्तरी मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच में है। बीच में है का मतलब क्या हो जाएगा? लिवरपूल और उत्तरी मैनचेस्टर को कौन सी नहर आपस में जोड़ती है? तो मैनचेस्टर नहर ही है जो मैनचेस्टर और लिवरपूल इन दोनों स्थानों को आपस में जोड़ती है। ठीक है, तो इस नहर का नाम क्या है? मैनचेस्टर नहर। किस देश में है? ग्रेट ब्रिटेन में है। और किस महाद्वीप में है? तो यूरोप महाद्वीप में है। ठीक है, अब इसमें अगली हमारी नहर आएगी कौन सी? क्रा नहर। कौन सी नहर है? क्रा नहर। क्रा नहर। कौन सी नहर हो जाएगी? क्रा नहर परियोजना। क्रा नहर परियोजना, ये एक नहर का नाम है। ठीक है, तो जो क्रा नहर परियोजना है ये किस देश में है? तो ये थाईलैंड में है। किस देश में है? थाईलैंड देश में है। अब देखिए ये किन किन को आपस में जोड़ती है। पहले तो उसमें देश नोट कीजिएगा, कौन सा देश है? थाईलैंड। थाईलैंड जो देश है इसमें सभी लोग रिप्लाई कीजिएगा जल्दी से कि थाईलैंड देश की राजधानी क्या हो जाएगी। अब इसमें अगला पॉइंट आप लोग बनाइए, तब तक क्या बनाओगे कि यह जो क्रा नहर परियोजना है किस किस के बीच में है, यानी किनको आपस में जोड़ती है? तो थाईलैंड की खाड़ी और अंडमान सागर के बीच में है। क्रा नहर परियोजना किसके मध्य में है? तो ये थाईलैंड की खाड़ी, थाईलैंड की खाड़ी और थाईलैंड की खाड़ी और किसके मध्य में है? तो अंडमान सागर के मध्य में है। और अंडमान सागर के मध्य में है। अंडमान सागर के मध्य में है।
अब देखिए पॉइंट हमारा क्या बना जाके यहाँ पर कि क्रॉ नहर परियोजना किस देश में है। तो ये किस देश में है, थाईलैंड देश में। तो थाईलैंड की राजधानी क्या है, तो इसकी कैपिटल हो जाएगी बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी, बैंकॉक। ये थाईलैंड देश की राजधानी हो जाएगी। जो क्रॉ नहर परियोजना है ये किसके मध्य में है, तो ये थाईलैंड की खाड़ी और अंडमान सागर इसके मध्य में है क्रॉ नहर परियोजना। अब इसमें हम लोग अगली नहर पढ़ेंगे, कौन सी, केपी नहर। कौन सी नहर है, केपी नहर। केपी नहर। तो जो केपी नहर है ये कहां पर स्थित है, यानी किस देश में स्थित है, तो ये भारत देश में स्थित है। केपी नहर कहाँ स्थित है, भारत देश में स्थित है। तो क्वेश्चन कभी आए कि केपी नहर किस देश में है, भारत देश में है। अब देखिए ये भारत देश में है, किसके मध्य है, तो आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु के मध्य में कौन सी नहर है, केपी नहर है। किसके मध्य है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये दो राज्य हो गए जो हमारे इंडिया यानी भारत के हैं। कौन कौन से, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इन दोनों राज्यों के मध्य कौन सी नहर है, केपी नहर है। ठीक है, अगली हमारी देखिए इसमें कौन सी नहर है, इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर है, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर, तो ये कहाँ है, ये भी हमारे भारत में है। ये नहर कहाँ है, भारत में। भारत में। अब देखिए जो इंदिरा गांधी नहर है ये किस प्रकार की नहर है, ये भारत की सबसे लंबी नहर है। कैसी नहर है, भारत की सबसे लंबी नहर है। क्वेश्चन कभी पूछा जाए क्या कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर। भारत की सबसे लंबी नहर है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर में हमारा पॉइंट क्या बना कि भारत की सबसे लंबी नहर है कौन सी, इंदिरा गांधी नहर। अब देखिए जो इंदिरा गांधी नहर है ये किस राज्य से होकर गुजरती है, तो ये राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजरती है। यानी जो भारत का राज्य है राजस्थान, तो राजस्थान में 7 जिले हैं जिनसे होकर इंदिरा गांधी नहर गुजरती है। और देखिए इस नहर की लंबाई कितनी है, तो इस नहर की लंबाई है 650 किलोमीटर, यानी 650 किलोमीटर इस नहर की लंबाई है इंदिरा गांधी नहर की। और देखिए राजस्थान में ये थार रेगिस्तान में सिंचाई की जो सुविधाएं हैं इनसे समाप्त होकर जाती है। यानी थार रेगिस्तान में कौन सी नदी होकर गुजरती है, तो इंदिरा गांधी नहर होकर गुजरती है थार रेगिस्तान में। ठीक है, जो वहां पर फसलें की जाती हैं नॉर्मल, पहले तो था जो रेगिस्तान होता है वहां पर फसलें होती नहीं है। अगर थोड़ी बहुत फसलें होती है तो वहां कौन सी नहर है, इंदिरा गांधी नहर है। ये नहर राजस्थान में जाती है। तो राजस्थान में जो थार रेगिस्तान है वहां पर से जब ये नहर गुजरती है तो जो सिंचाई की सुविधाएं हैं यानी सिंचाई की मात्रा यानी सिंचाई की सुविधाएं पूर्ति करते हुए जाती है, जल की पूर्ति करते हुए। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। इंदिरा गांधी नहर किस देश में है, भारत देश यानी इंडिया में है हमारे। और ये भारत की सबसे लंबी नहर है। इसकी लंबाई कितनी है इंदिरा गांधी नहर की, तो 650 किलोमीटर इस नहर की लंबाई है। ठीक है, ये थी नहरों से संबंधित क्लास। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। तो सभी लोग क्लास को लाइक करें, शेयर करें और बेहतर तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में।